अभय एक सामान्य सा दिखने वाला बच्चा जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। अभय का आईक्यू लेवल सामान्य बच्चे से काफी अच्छा है, लेकिन अभय एक ऑटिस्टिक बच्चा है, मतलब एक ऐसे डिसऑर्डर का शिकार जिसमें अपनी जरूरतें और विचारों को भाषा या संकेत के द्वारा व्यक्त करने में परेशानी आती है। उसके व्यवहार में भी परिवर्तन है, दूसरे बच्चों के साथ भी घुल मिल कर नहीं रह पाता, इसलिए वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। हमने अभय के पिता आनंद जी से उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहा। इसकी बचपन से तब ये अराउंड 2 इयर्स का हो गया था, तो ये स्पीक नहीं कर पाया, बोल नहीं पाया। तो हमने सोचा कि शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, हमको पता नहीं लगा। हमने सोचा कि लेट बोलेगा। इवन हमने फिर 3 इयर्स तक इसको वेट किया, तब भी ये इसका स्पीकिंग है डेवलप नहीं हो पाई। तब हमने इसको एम्स में दिखाया, वहाँ जाके पता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम जनरली बाई बर्थ ही होती है। प्रॉब्लम का कॉज क्या था वो हमें आज तक नहीं पता लगा, लेकिन इस अभय की जो मेन प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। मतलब ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और ये अंडरस्टैंड कितना करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है तो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कई बार काफ़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। अभय साइंस विषय को बड़ी रुचि के साथ पढ़ता है। साइंस से जुड़े कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज को घर में ट्राई करता रहता है। उसकी टीचर से हमने उसके बारे में जब जानना चाहा। अभय जो है वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और अभय पिछले 3 साल से मेरे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। और अभय एक ऑटिस्टिक बच्चा है जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी अच्छा है, और वो काफ़ी इनोवेटिव है। और वो टाइम टू टाइम, जैसा कि उसके पेरेंट्स बताते हैं और हमने भी स्कूल में ऑब्जर्व किया है, वो कुछ अपने माइंड से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके कुछ साइंटिफिक मॉडल्स वगैरह बनाता रहता है। उसको किसी ने नहीं सिखाया कि सेल से एक फ़ैन ऑपरेट कैसे हो सकता है, लेकिन उसका पूरा सर्किट उसने अपने आप से बनाया और वो फ़ैन चला के दिखाया। तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ लर्निंग बहुत जल्दी कर लेता है, चाहे वो कंप्यूटर के थ्रू हो। अब उसने 18 मंथ्स का एक डिप्लोमा किया है मल्टीमीडिया एनिमेशन में, जिसमें उसको फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और 3D में काफ़ी हद तक आता है, और वो इंडिपेंडेंटली उसमें काम भी कर लेता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी से अभय जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले पाते हैं। अगर अभी उसको हम लैपटॉप पे काम करने को दें तो वो फटाफट से कर लेगा, चाहे वो पहली बार ही उसको एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की गई हो, सेकेंड टाइम वो उसको एक्यूरेटली करके दिखा देगा, जबकि और बच्चों को में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभय को मोबाइल और लैपटॉप पर गेम्स खेलना, नई नई एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना और समझना काफी अच्छा लगता है। हमने अभय से भी बातचीत की और जानना चाहा कि उसे क्या अच्छा लगता है और वो क्या बनना चाहता है। मुझे साइंस करना बहुत पसंद है। मुझे मोबाइल कंप्यूटर से काम करना अच्छा लगता है। मुझे साइंटिस्ट बनना है। हमने अभय के केस को लेकर डॉक्टर चारू से भी बात की, जो अभय को थेरेपी देती हैं। अभी जो हम केस देख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अभय है। इज़ एन हाई IQ चाइल्ड, इज़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, पर इसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो नॉर्मल से अबव एवरेज है। तो हम उन्हीं एबिलिटीज़ को कैप्चर करके उनको एनहांस कर रहे हैं, और इसको हम मैक्सिमली टुवर्ड्स साइंटिफिक चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं, बिकॉज ही हैज़ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, जिस तरह की हाइपर एक्टिविटी ये शो करता है, बहुत रेस्टलेस हो जाता है, कभी कभी बहुत एंशियस भी हो जाता है। तो उसको हम अपनी थेरेपी के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं, उसकी मेंटल एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, सो दैट वो सेटल हो और अपनी इस एनर्जी को, इस IQ को, इस इंटेलिजेंस को मैक्सिमली यूज़ कर सके। प्रतिभा किसी भी सहारे की मोहताज नहीं होती। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां और चुनौतियां भी आपके सामने आकर हार मान लेती हैं, और अंत में जीत होती है आपके बुलंद इरादों की। यहां तक कि आपकी शारीरिक कमियां भी आपकी हिम्मत और हौसले के सामने बौनी साबित होती हैं, और आपका लक्ष्य आपके जज्बे को सलाम करता हुआ आपको गले से लगा लेता है। कुछ ऐसी ही सच्चाई
हमारे उन महान वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की है जिन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक कमियों पर जीत हासिल करते हुए दुनिया जहान के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों को अंजाम दिया और एक नई इबारत लिखी। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन से जुड़ी इस सच्चाई पर। आइंस्टाइन के बाद 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में स्टीफन हॉकिंग का नाम आता है। खगोल शास्त्र के वे अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी से पीड़ित हैं। उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त है और मशीनी आवाज के माध्यम से बात करते हैं। उनके बिग बैंग सिद्धांत और ब्लैक होल के सिद्धांत ने दुनिया का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। थॉमस अल्वा एडिसन एक महान आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। महान वैज्ञानिक एडिसन ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि वो थोड़े से बधिर थे और 12 साल की उम्र तक कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए थे। इसी वजह से एडिसन लिखने में हमेशा कमजोर बने रहे। इसके बावजूद बल्ब का आविष्कार, रिकॉर्ड प्लेयर और सिनेमैटिक कैमरा उनकी महत्वपूर्ण खोजें हैं। विश्व के महान वैज्ञानिकों में 20वीं सदी के आइंस्टाइन का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टरों ने आइंस्टाइन को बचपन में मानसिक विकलांगता का शिकार घोषित कर दिया था। वो 3 वर्ष के हो गए थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे और 8 साल तक उन्होंने पढ़ना भी नहीं सीखा था। कई तरह की समस्याओं के बावजूद आइंस्टाइन को भौतिक शास्त्र में उनके योगदान के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका सापेक्षता का सिद्धांत भौतिक शास्त्र में एक क्रांतिकारी विकास के रूप में माना जाता है। सामान्य तौर पर विकलांग बच्चों की क्षमताओं को कम करके देखा जाता है, लेकिन ऐसा करना उनके साथ न्याय संगत नहीं है। हकीकत में इन बच्चों की क्षमताएं उतनी ही प्रबल और प्रतिभाशाली होती हैं जितनी कि एक सामान्य बच्चे की, और कभी-कभी तो ऐसे बच्चों की क्षमताएं सामान्य बच्चे से कहीं ज्यादा भी हो सकती हैं। बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने और दिशा देने भर की। आगे का काम ये बच्चे स्वयं अपनी लगन के बल पर कर लेते हैं। जब भी बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो विज्ञान विषय को अपने करियर के लिए चुनना एक सामान्य बच्चे के लिए भी मुश्किल बात होती है, और विकलांग बच्चों के माँ बाप उनके लिए कोई सरल विषय चुनने की कोशिश करते हैं, जैसे संगीत, कला, सांख्यिकी आदि। लेकिन ऐसा करना उनकी प्रतिभा के साथ न्याय करना नहीं है। बस उन्हें एक मौका चाहिए अपनी प्रतिभा को निखारने और दिशा देने भर का। उसके बाद विज्ञान की डगर पर चलकर ऐसे बच्चे अपने हौसले के बल पर हर बुलंदी को छू लेते हैं और इतने आगे निकल जाते हैं जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि विज्ञान एक विषय ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और सच्चाई है। ऐसे बच्चों में जानने और समझने की ललक और चाहत सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा होती है। सूरज का चमकना, पानी का आसमान से बरसना, चांद तारों का टिमटिमाना और मौसमों का बदलना आदि कई ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो जानना और समझना चाहते हैं। कभी कभी माता पिता उन्हें बताने और समझाने में खुद को असमर्थ पाते हैं, लेकिन विज्ञान उनकी ज्ञान की प्यास को शांत करने और उनमें असीमित संभावनाओं को जगाने के लिए द्वार खोलने का काम करता है। और फिर यही विज्ञान उनका सबसे बड़ा हितैषी और सबसे शक्तिशाली शस्त्र बनकर सामने आता है, जिसके माध्यम से वो न सिर्फ अपना जीवन सुगम बनाते हैं बल्कि पूरी मानवता के हित में वैज्ञानिक खोजों को आधार बनाते हैं। हमने स्कूलों में जाकर विकलांग बच्चों से बात की और जानना चाहा कि विज्ञान विषय उन्हें कैसा लगता है, उन्हें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं और वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। मेरा नाम श्वेता है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे को साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। साइंस का प्रैक्टिकल हमने करा है तो हमें ये सीखने को मिला है कि हमने मोमबत्ती को जलाया था
कैंडल को, तो फिर उसका मॉम जो था हमने एक प्लेट में रखकर फिर उसको गर्म किया, तो उससे देखा था कि हमने धुआं उड़ा कि धुआं निकला कि नहीं निकला। मेरा नाम दीपक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनूंगा। मैं 2nd क्लास में हूँ। वो डालते हैं तो वो ज़मीन पर आकर क्यों गिरती है, जो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, उसमें मैग्नेट। My name is Shubham Kumar and I study in 5th class and I like science subject. मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा है वो कॉन्ट्रैक्शन में उसकी किताब पढ़ी है। रोनित शर्मा मेरा नाम है। मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर। नौशाद पुलिस। मेरा नाम आम्रपाली है। मुझे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। साइंस में मेरी बहुत इंटरेस्ट आता है। बड़े होके मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। हम आलू लेते हैं, फिर उसमें आयोडीन, 1 बूंद आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग ब्लैक हो जाता है। माय नेम इज़ पायल। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे साइंस अच्छी लगती है और मैं 8th क्लास में हूँ। हमने उन स्पेशल स्कूलों में भी जाकर देखा जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए बनाया गया है, यानी हम डेफ स्कूल की बात कर रहे हैं। ये बच्चे सुन नहीं सकते, लेकिन इशारों की भाषा से सब कुछ समझ सकते हैं। हमने जानना चाहा कि बच्चे किस तरह से साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और टीचर कैसे उन्हें समझाते हैं। बच्चों को साइंस बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि हम बच्चों को उनको समझाते हैं कि जो भी हमारे अर्थ के सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हवा, पानी, अलग अलग जानवर, पक्षी, पेड़, उन सब का क्या मतलब है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो यहाँ पे टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो हम उन बच्चों को साइन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो इनको हम जब समझाते हैं तो ये एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार समझाते हैं, तो उनको जब समझ आता है तो तब उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। हमारा अगला सवाल ये था कि क्या बच्चों को विज्ञान में इंटरेस्ट आता है? इंटरेस्ट है, रुचि बहुत होती है। इन लोगों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि पेड़ पौधों के बारे में ऐसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है इन लोगों के बारे में, वैसे बीज कैसे ग्रो करता है, ड्रिक का कैसे होता है, उन लोगों को फोटो सिखाते हैं। हम लोग एडो कॉम्पास पर यूज़ करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी यूज़ करते हैं। हमारे आसपास गार्डन भी है, उन लोगों में ला के दिखाते हैं। अभी कुछ पहले बॉटनिकल गार्डन में पौधे को दिखलाया गया है, बीज कैसे ग्रो करते हैं, फूल पत्तियों के बारे में बताया जाता है। और प्रैक्टिकल में हम लोग छोटी छोटी चीज़ें फ़ोटो से दिखलाते हैं, और इन बच्चों को फ़ोटो दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अगर हम लोग इसे साइन नहीं करें तो लोग कुछ समझ नहीं सकते हैं। जब हमने सामाजिक कार्यकर्ता उमा तुली जी से जानना चाहा कि उनके अमर ज्योति स्कूल में विकलांग बच्चों को किस तरह से विज्ञान विषय की शिक्षा दी जा रही है। साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, किसी किस्म से साइंस पढ़ना उनके लिए मुश्किल है। पर हम लोगों ने 8वीं तक जो हमारे पास बच्चे हैं उनको साइंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया है, और चूँकि हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग भी हो रही है स्पेशल एजुकेशन में, तो हमारी सारी टीचर्स स्पेशल एजुकेटर्स हैं, और उन्होंने हर डिसेबिलिटी के बच्चों को इस एग्ज़िबिशन में, साइंस के एग्ज़िबिशन में भाग लेने के लिए मोटिवेट किया। और पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि जितनी बार हमने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए, जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे वो अलार्म का था, चाहे वो कैसे बच्चे एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना चाहते थे, तो अगर वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे थे तो वो साइन लैंग्वेज के साथ टीचर उनको समझा सके। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे वो टच के साथ उनको सिखाया गया। जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज थे उनको भी एक मोबिलिटी एड्स के साथ वो लैब में हमारे जाते हैं, साइंस लैब में, और आप खुद अगर साइंस लैब में जाके देखें, इतने रुचि के साथ बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हैं जैसे सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं और उनका फुल पार्टिसिपेशन हो, तो साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे बच्चे किसी चीज़ में भी किसी से कम नहीं। हमने उमा जी से ये भी जानना चाहा कि उनकी नज़र में साइंस सब्जेक्ट के प्रति बच्चों में और ज़्यादा रुचि जगाने के लिए और क्या किया जा सकता है। मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो चाहिए ही होता है। साइंस में
पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि एटीट्यूडनल बैरियर को दूर करना होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस होने चाहिए जिसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और नॉन डिसेबल्ड एक साथ भाग लें, और वो जब एक इंटीग्रेटेड कंपटीशन होगा साइंस के सब्जेक्ट में, वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़ावा देगा लोगों को, जिससे कि और अच्छा वो कर सकें। हमने स्कूल की प्रधान अध्यापिका सीमा तुली से भी बात की और जानना चाहा कि उनका विज्ञान विषय को विकलांग बच्चों को पढ़ाने का तरीका कैसा है। साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बच्चों को थ्योरी क्लासेस क्लास में होती हैं और टॉपिक्स के रीइंफोर्समेंट के लिए बच्चों को साइंस लैब में बुलाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे एबल बॉडीड बच्चों के साथ फिजिकली चैलेंज्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, सभी किस्म के बच्चे यहाँ पे आते हैं। जो थ्योरी उनको सिखाई जाती है उनको यहाँ पे आके वो प्रैक्टिकली अपने हाथों से करते हैं और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के रीइंफोर्समेंट जो है इस लैब के ज़रिए बच्चों से कराया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी श्री एस.के. रुंगटा जी से भी हमारी बात हुई और उनके विचार भी हमने जाने। अभी जो स्थिति है, विकलांग बच्चों को विज्ञान की ओर बहुत कम हम मोड़ पाए हैं। शायद इसका कारण ये है कि ये मान लिया गया कि विकलांग बच्चे विज्ञान की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, और इसलिए इस दृष्टिकोण को सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है। और ये दृष्टिकोण बदलना मैं समझता हूँ आसान है अगर सरकार एक निर्णय लेकर ये कहे कि विज्ञान की शिक्षा विकलांग बच्चों को देना दायित्व है हमारा, और इस हेतु शासनादेश निकाल के ये कहे कि हर विद्यालय में जहाँ भी विकलांग बच्चा जाएगा, चाहे वो नॉर्मल स्कूल्स हों चाहे स्पेशल स्कूल्स हों, वहाँ विज्ञान की शिक्षा देनी होगी। और कम से कम शुरू के स्तर पे तो विज्ञान की शिक्षा हमको देना ही अनिवार्य बना देना चाहिए। जब हमने भारतीय पुनर्वास संस्थान यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर सुदेश मुखोपाध्याय से बात की और जानना चाहा कि साइंस सब्जेक्ट को डिसेबल्ड बच्चों के किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सकता है और सरकार इस क्षेत्र में क्या प्रयास कर रही है, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों के साथ सरकार की कोशिशों की भी चर्चा की। जब हमने इस एरिया में काम करना शुरू किया था, उस समय मुख्य रूप से जिन्हें हम कहते हैं दृष्टिबाधित बच्चे, उनकी शिक्षा की बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी, और उन स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अंदर साइंस एक विषय के रूप में भी नहीं पढ़ाया जाता। साइंस और मैथ्स ये दो विषय ऐसे थे जो अक्सर नहीं पढ़ाए जाते थे। तो जब एनसीईआरटी के माध्यम से हमने ये काम शुरू किया था, तो पहले हमने यही एक चर्चा ली थी कि क्यों विज्ञान इन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एक डिमांड क्रिएट की और टीचर्स को तैयार करने का एक मटेरियल भी बनाया, जिसका लेटेस्ट रूप जो चाहे हमने वो काम शुरू तो 84-85 में किया था, लेकिन अभी रिसेंटली 2014 में ही हमारी माननीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा उस किताब का विमोचन भी किया गया है कि प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी शब्दों को लिया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में काम शुरू किया था, तब ये लोग मान के चलते थे कि हमारे जो दृष्टिबाधित या जिनकी श्रवण की क्षमता के अंदर समस्या है या मानसिक रूप से मंदबुद्धि हैं या किसी और डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, वो शायद विज्ञान जैसे विषयों को नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में साइंस को पढ़ाने का तौर तरीका भी काफ़ी बदल गया है। अब हमने उसे ज़िंदगी के साथ में जोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि साइंस को जिस तरह से पढ़ाया जाता है और जो इन बच्चों के बारे में सोचा जाता था, दोनों ही सोचों में परिवर्तन आ गया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, आज की डेट में हमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिलती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जहाँ तक टीचर प्रिपरेशन की बात है, नंबर 1, पहले हमारे बच्चों को अपने अंदर ये विश्वास हमें पैदा करना पड़ेगा, और वो विश्वास घर से शुरू होता है। स्कूल बहुत बाद में आता है। माँ बाप को भी सोचना होगा, समाज को भी सोचना होगा कि हमारे ये बच्चे भी वो सब स्कूली विषय पढ़ सकते हैं जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं। टीचर्स को ये भरोसा दिलाना होगा और उनकी हमें क्षमता और बढ़ानी होगी। जैसा मैंने बताया कि अभी एक हैंडबुक जो है एनसीईआरटी के माध्यम से
रिलीज़ की गई है इसी बात को लेकर के कि इन बच्चों को विज्ञान, कंप्यूटर साइंस या कोई भी विषय जो है वो हम अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम बच्चा किस तरह से सीखता है इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अभी अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर ये स्टेप लिया गया कि जो साइंटिस्ट हैं या भविष्य में होने वाले हमारे इंजीनियर्स हैं वो विकलांग बच्चों के साथ में परिचर्चा करें और समझें कि उनकी ज़रूरतें क्या है और कल को वो उनके हिसाब से वो मटेरियल तैयार करें। सरकार की तरफ से विज्ञान को विद्यार्थियों में लोकप्रिय बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और इनमें विकलांग बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार देश भर में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत करीब 25 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एकीकृत कर एडमिशन दिया गया। हमारे जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, परमात्मा ने जिसे कुछ न कुछ कमी दी है, शारीरिक क्षति दी है, तो उसके विषय में मैं अपनी भावनाएं सबके सामने रखी थी। उस पर भी मैंने देखा है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे अपनी सफलता की गाथाएं मुझे भेज रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें तो मुझे मेरी सरकार से पता चला। मेरे कहने के बाद हमारा जो HRD मिनिस्ट्री के अफसर हैं उनको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए और अफसरों ने मिलकर के एक योजना बनाई। देखिए, सरकार में बदलाव कैसे शुरू होता है इसका उदाहरण है। एक तो उन्होंने तय किया कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको ऐसे 1000 अच्छे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पसंद करके उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप देने की उन्होंने योजना बनाई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने कि जितनी केंद्रीय विद्यालय हैं और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए आवश्यक होता है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए ट्राइसाइकिल चलाने वाला अलग व्यवस्था चाहिए, उनके लिए अलग प्रकार के टॉयलेट चाहिए। तो हमारे HRD मिनिस्ट्री के सब अधिकारियों ने मिलकर के तय किया है कि केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया विशेष दिया जाएगा हर एक को, और 1 लाख रुपये में वो इन स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा उसको खड़ा करेंगे। आज विज्ञान विषय को लेकर सोसाइटी में जो माहौल तैयार हुआ है वो शुभ संकेत है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि बच्चे भी विज्ञान को सीखना चाहते हैं और उसे अमल में लाना चाहते हैं। साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स में भी उसके प्रति जागरूकता और उत्सुकता बढ़ी है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात भी इन बच्चों के लिए जरूरी हो जाती है। जब तक समावेशी शिक्षा नहीं होगी तब तक इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मिसाल की जिन्होंने डिसेबल्ड होने के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत, लगन और लगातार कोशिशों के बाद एक ऐसा मकाम हासिल किया जिसे सामान्य व्यक्ति का पाना भी मुश्किल होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन कंप्यूटर के CEO सैमुअल मनी की। सैमुअल का बचपन से ही सपना था कि वो एक इंजीनियर बने, लेकिन सैमुअल बताते हैं कि लोगों ने उन्हें साइंस को लेकर काफ़ी डिस्करेज किया और स्कूल एडमिशन में भी काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन सैमुअल ने हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा करने में लग गए। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, एम्स में। पैदाइश के वक़्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, उस वजह से मुझे ये डिसेबिलिटी हुई है, स्पास्टिसिटी। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं एजुकेटेड हूँ एंड अब एजुकेशन पाने के लिए मुझे किसी स्कूल में तो एडमिशन चाहिए था, लेकिन शुरू में किसी ने मेरे को एडमिशन नहीं दिया। आई वॉज लकी इनफ कि उसी टाइम पे एक स्पेशल स्कूल खुल रहा था एंड उसमें मेरे को मौका दिया कि मैं एजुकेशन पा सकूँ। आई वांटेड टू टेक अप साइंस बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर।
चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं एंड मगर सब लोगों ने मुझे बहुत डिस्करेज किया। सब लोगों ने यही कहा कि भाई हाउ कैन यू डू प्रैक्टिकल्स कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, उसके बगैर मार्क्स कम मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो कुछ कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग में हाथ आजमाया एंड प्रोग्रामिंग करने शुरू करी। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मजाक में ये कहा कि व्हाई डोंट यू लर्न हार्डवेयर लर्न कर लेगा ना, नहीं भी कंप्लीट कंप्यूटर का है। तो मैंने हार्डवेयर भी उनका मजाक को रियलिटी करके हार्डवेयर सीखा। आज सैमुअल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मास्टर बन चुके हैं और अपनी सफलता का श्रेय साइंस को देते हैं। साइंस मेरे लिए अल्टीमेटली साइंस ही मेरे लिए एक रोजी रोटी बनी, नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली। आज मुझे 15 साल हो गए। इस दौरान मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे इंडिया का पहला ऑथराइज्ड रिफर्बिशर बनाया है, जो इंडिया में कंप्यूटर रिफर्बिश कर सकता है और उनके सॉफ्टवेयर डाल सकता है। हमने उनसे जानना चाहा कि भविष्य में वो विकलांग बच्चों को किस मकाम पर देखना चाहते हैं, तो उनका जवाब था, मैं डिसेबल को हर फील्ड में आगे देखना चाहता हूँ। कंप्यूटर फील्ड कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति कंप्यूटर सीख सकता है, प्रिंटर और कंप्यूटर रिपेयर करने की हिम्मत रखता है, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। और अंत में हम सैमुअल जी के इस मैसेज के साथ आपको छोड़ जाते हैं। रही बात आज साइंस के लिए, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी डिसेबल को सिर्फ इसलिए साइंस लेने से ना रोका जाए या ना रोके कि वो डिसेबल है, क्योंकि साइंस डिसेबल नहीं है, साइंस इज अनेबलिंग।